आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि जन जन के नेता और भारतीय राजनीति के ओजस्वी वक्ता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे अब सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुंदन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तमाम वो सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे, जिनका जवाब भी आप सभी को मिलने वाला है। कैसे प्रयागराज को और आगे विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की आगे की जो रणनीति है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और हमने ये मंच सजाया है संगम का जो गौरव जिन लोगों ने बढ़ाया अपने स्तर से, उनके सम्मान के लिए हमने ये मंच सजाया है। और इस मंच पर मौजूदगी केशव प्रसाद मौर्य जी की इस हमारी सजावट में चार चांद लगा रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे मंच पर आए। पहले तो ये आप सबका भी, आप प्रयागराज आए। केशव जी, चूंकि हम संगम गौरव सम्मान पर चर्चा करेंगे, आपकी सरकार ने इस संगम के गौरव को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। मेरा पहला सवाल है कि जो प्लानिंग क्या थी, आप लोगों के जहन में क्या था? आपने 45 करोड़ सोचा, 66 करोड़ लोग आ गए। क्या प्लानिंग थी सर? पहले इसके सफ़र के बारे में बताइएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व और ईमानदारी पूर्वक प्रयागराज के वहाँ कुंभ को लेकर के हमारी तैयारियाँ, यद्यपि प्रचार प्रसार भी हम लोग सरकारी स्तर पर भी किए हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से बिना प्रचार प्रसार किए भी देश और दुनिया से गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में, चाहे कुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ हो, चाहे महाकुंभ हो और चाहे माघ मेला हो, इसमें लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। मैं उन सभी जो कुंभ यात्री यहाँ पर आए थे, उनका फिर यहाँ पर तो आकर के जा चुके हैं, उनका हृदय से फिर वंदन, अभिनंदन। और उनके स्वागत का, उनकी सुरक्षा का, उनके आने जाने का उपयुक्त प्रबंध किया गया था। फिर भी कोई त्रुटि रही होगी तो हम लोग सरकार की ओर से ज़रूर, कि वह त्रुटि हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं रहने देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसी को कुछ लगा होगा तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके भविष्य में जब हम 2025 के बाद फिर 31 में हम लोग यहाँ पर कुंभ का, अर्धकुंभ का अवसर आएगा, तो उस समय तक और जो भी तैयारियां हैं उसको भी पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है कि कुछ भी त्रुटि रह गई, हालांकि लोग जो है संतुष्ट होकर के यहाँ से गए। मेरा सवाल है कि 45 करोड़ आप लोगों ने सोचा था कि लोग आएंगे, लेकिन 45 करोड़ लोगों को एक शहर में लाना और सुरक्षित वापस ले जाने की तैयारी जो है, कितना बड़ा चैलेंज था? और क्या इस आयोजन के बाद ब्रांड यूपी की चर्चा पहले से हो रही थी, लेकिन प्रयागराज कुंभ के बाद ब्रांड यूपी जो और बड़ा हो गया और ब्रांड प्रयागराज से यूपी पहचाने जाने लगा? देखिए, ब्रांड प्रयागराज की अगर हम बात करें या यूपी की बात करें तो यह सच है कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश ने यह तय कर लिया था कि हमको मोदी जी के साथ जाना है। और 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक अराजकता की प्रतीक, गुंडागर्दी की प्रतीक, माफियागिरी की प्रतीक रूपी सरकार थी और उस सरकार से लोग मुक्ति चाहते थे। और हम यह मानते हैं कि जनता ने हम लोगों को देखा था, समझा था, परखा था और एक बहुत बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में 2017 में दिया। और तब से 17 में शपथ लेने के बाद लगातार हमारी सरकार का यही प्रयास रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास का मतलब उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो 75 के 75 ज़िलों में कोई भेदभाव किए बगैर सभी का विकास होना चाहिए। सभी योजनाओं का जहां जिसकी पात्रता रखने वाले लोग हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। यह ज़रूर है कि हमें प्रयागराज की दृष्टिकोण से जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम 2014 और 17 के पहले बहुत पीछे थे। आज हम प्रयागराज में अगर बैठे हैं तो ये कह सकते हैं कि आज हम पहले 50 साल पीछे थे, आज 100 साल आगे।
और सर ये भी देखा कि सिर्फ भारत में नहीं लेकिन दुनिया में भी इसका डंका बोला है। लोग जो आए हैं दुनिया से, जो विदेशों से भी आए, वो भी इतना खुश होकर गए कि हर तरफ से देखने को मिल रहा था कि क्या व्यवस्था है। विपक्ष ने हालांकि बहुत कोशिश ज़रूर करी, इस महाकुंभ में भी उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, मेरे भी बहुत सारे परिचित हैं जिनको मेरी भेंट कुंभ के स्नान के बाद, वहाँ स्नान करके वापस चले गए, उसके बाद हुई। तो मैंने कहा आप आए थे तो बताए क्यों नहीं। उन्होंने कहा अगर हम बताते तो हमारा पुण्य आधा हो जाता, इसलिए हम पैदल चल करके गए और डुबकी लगाए, और थोड़ा कष्ट सहना जरूर पड़ा होगा, लेकिन उसको कष्ट हम नहीं मानते, उससे भगवान की कृपा मानते, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का आशीर्वाद मानते हैं। और तीर्थराज प्रयाग के बारे में मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकारी स्तर पर हम लोग व्यवस्था जरूर करते हैं, लेकिन धार्मिक स्तर पर मान्यता प्रयागराज को लेकर के ये है कि यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ भगवान बेड़ी माधव जी हैं, उनके हाथों में रहती है। प्रतीक रूप में हम लोग देखते हैं सरकार में होने के कारण, लेकिन वह सारी व्यवस्था संभालते हैं। अन्यथा 66 करोड़ लोगों को संभालना, अगर 5000 लोगों का कार्यक्रम होता है तो उसमें भी कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, और 66 करोड़ लोग आवें जावें, और कोई ऐसी अनहोनी, एक दुखद हम लोगों को बहुत पीड़ाजनक घटना मौनी अमावस्या के एक दिन पहले कुछ हो गई थी, जिसका हम लोगों को बहुत खेद है, लेकिन पूरा कुंभ इतना सुव्यवस्थित, सुरक्षित तरीके से संपन्न हुआ कि जिसकी चर्चा चाहे देश में चाहे दुनिया में जहाँ भी हो रही है, वह कोई बनावटी नहीं है, वास्तविकता है। मैं कुंभ के दौरान 15-16 दिन यहाँ पर था। मौनी अमावस्या के दौरान भी 80 साल के बुजुर्ग भी पैदल चल रहे थे, तो उन्हें कोई तकलीफ उनके चेहरे पर नहीं थी, जिसका जिक्र किया आपने। ठीक है, कुंभ की हमने चर्चा कर ली, लेकिन चूंकि डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, संगठन का बहुत जबरदस्त अनुभव है, सरकार का बहुत अनुभव है, विपक्ष पर आप हमलावर होते हैं, तो विपक्ष की शुरुआत करें तो बाकी चर्चा भी होनी चाहिए। आपका और अखिलेश यादव के बीच जो वाक युद्ध है वो चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार ऐसा लगा लड़ाई शिफ्ट दूसरी तरफ हो गई। ऐसा क्यों? वो उन्होंने आपसे हार मान ली, बेहतर है लगा कि उन्हें दूसरी तरफ लड़ाई शिफ्ट कर ले? नहीं, वो हार तो उनको जनता से माननी पड़ी है, क्योंकि 2014 में जब वो मुख्यमंत्री थे और उस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे, हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 लोकसभा सीटों को जीते थे। मैं भी इसी लोकसभा सीट फूलपुर, जहाँ बैठा हूँ, ये फूलपुर लोकसभा का हिस्सा है, यहाँ से जीत करके, यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। जितने वोटों से पंडित जी नहीं जीते थे, उससे अधिक वोटों से यहाँ की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे संसद में भेजा था। तो 2014 में अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हम 73 सांसद जीते थे। अगर उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया, और 2017 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 325 विधानसभा सीटों पे दर्ज किया, और प्रचंड बहुमत की हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो शायद इनको लगा होगा कि अकेले समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, चलो बसपा को मिला लो। तो सपा बसपा ने उस समय गठबंधन कर लिया था, और उस गठबंधन के बाद भी हम लोग उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते थे, और यहाँ दोनों दल मिला करके 16 सीटों पर सिमट गए थे। 2022 का विधानसभा चुनाव आया फिर दूसरी बार, और श्री अखिलेश यादव जी उस समय दावा करते थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। तो हमें इस बात की खुशी है कि जनता ने हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, हमारी बातों पर, हमारे कार्यों पर अपनी मोहर लगाई, और दूसरी बार सरकार बनी। 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर जैसी अपेक्षा हमें थी वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिला, लेकिन उस रिजल्ट अपेक्षा अनुसार नहीं आने के पीछे जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसने बहुत बड़ा झूठ फैलाया था कि संविधान ख़त्म करेंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे, आदि आदि। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की भी पुजारी है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रहते हुए कभी आरक्षण को आँच ही नहीं आएगी। तो अखिलेश यादव जी को जो हराने का काम किया है वो जनता ने किया है। अगर वो ये हार मान लें तो उनकी समझदारी है, नहीं मानेंगे तो 27 में फिर हराएंगे। डीएनए की लड़ाई आपने शुरू की थी जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।
तब आपने डीएनए को लेकर के सवाल उठाती है। डीएनए की लड़ाई अभी तक जारी, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ये ऐसे विषय नहीं है। ये सच है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर इस पार्टी से गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को निकाल दो तो समाजवादी पार्टी आज ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। लेकिन उन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन हम अपराधियों को खोज रहे हैं, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी भी रहेगी। बड़े बड़े इनके हर क्षेत्र के माफिया इनके यहाँ थे। मैं तो 4 गिना दिया केवल। भू माफिया इनके यहाँ है, खनन माफिया इनके यहाँ है, नकल माफिया इनके यहाँ है, भर्ती माफिया इनके यहाँ है। मतलब ये पूरा एक गैंग है और उस गैंग में इस प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना गलत नहीं होता। क्योंकि सर अब विपक्ष की बात हो रही है तो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर यात्रा की बड़ी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर में जो घर घर जाकर सिंदूर यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि कल आपकी उसकी सफाई भी आई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इसको भी अब विपक्ष मुद्दा बना रहा है या फिर आपको रोल बैक करना पड़ रहा है? विपक्ष को इस समय भारत माता की जय जयकार करनी चाहिए, सेना का अभिनंदन करना चाहिए, तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व की पूरी ईमानदारी के साथ सराहना करनी चाहिए। जो विपक्ष के पास कलेजा ही नहीं है। जब देश की बात आती है तब भी वो दल के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी। सेना हमारी सामर्थ्यवान थी पहले भी, लेकिन पहले हम पिटते थे और अमेरिका के सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते थे। अब गिड़गिड़ाना भारत का काम नहीं। नया भारत है, नए तरीके से हिसाब किताब करता है। अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसका जवाब चाहे उनके अंदर का पाकिस्तान घुस करके देना पड़े, चाहे एयर स्ट्राइक करके देना पड़े, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करके देना पड़े और चाहे ऑपरेशन सिंदूर करके देना पड़े, लेकिन वह देने का काम हमारी सेना बहुत सफलतापूर्वक किया है। मैं सेना का अभिनंदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर यह ऐसा शब्द था कि उन्होंने जब आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष जो वहाँ पर्यटक के रूप में गए थे उनको मारा था, तो उनका धर्म पूछ करके मारा था। और जो सिंदूर जिनके जो बहनें थी उनको अलग खड़ा कर देने का काम किया था और कहा था कि जाके मोदी को बता देना। तो बता दिया कि जाओ जहाँ तुम्हारे आतंकवादियों के अड्डे हैं। हमने सीमा भी क्रॉस नहीं किया। हमारे देश के वीर बांकुरों ने न उनके आतंकी ठिकानों को भारत की धरती पर बैठे बैठे ही तबाह कर दिया। और कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कानपुर में, उनके साथ था और उन्होंने कानपुरिया भाषा में ही बता दिया था वहाँ कि अगर न मनिए तो फिर हौक देवे। तो कहने का मतलब है ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं, ऑपरेशन कोई घर घर सिंदूर बांटने की योजना नहीं है। ये विपक्ष का शुद्ध रूप से दुष्प्रचार है। ऑपरेशन सिंदूर सेना की एक कार्रवाई थी और वह जारी है आज भी। लेकिन सिंदूर वितरण का दुष्प्रचार करने का काम ये विपक्ष कर रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर का आप सवाल करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का हम जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की योजना कैसे बनी वह भी बताया मैंने आपको। लेकिन विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो श्री राहुल गांधी जी क्या करते हैं दिन भर? उनका एक सूत्री एजेंडा है, जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हो गए, पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हो गए। ये क्या तरीका है? नरेंद्र मोदी जी के एक विजनरी लीडरशिप में सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रख रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इसके खिलाफ इनका पर्दाफाश करने का काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनके नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये वह समय नहीं है जब ऐसे बयान दिए जाएं। आप भी सेना की सफलता की जय जयकार करिए, आप भी सेना का सम्मान करिए, लेकिन उनको तो क्रेडिट चुराने की आदत है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आने की उनको जो लाइलाज रोग है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वह उनकी यह घटिया राजनीति है जिसका जवाब जनता देगी और जनता देख भी रही है। विपक्ष का रुख जो है केशव जी क्यों बदला हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत नहीं हुई, जब घटना घटी
उसके बाद विपक्ष कह रहा था हम एकजुट है, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब सारी तस्वीरें सामने आ गई, इस बार तो मांगना नहीं पड़ा सबूत कि क्या क्या एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस बार मांगना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ सवाल पूछे जा रहे राहुल गांधी की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनको पाकिस्तान का प्रवक्ता बनने की आदत है, उनका अच्छे से इलाज कराना चाहिए। और इलाज करने के बाद भी बयानबाजी, कोई भारतवासी आज की डेट में पाकिस्तान की प्रशंसा नहीं करता। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कार्रवाई की, और पाकिस्तान की तरफ से वो अहंकार के आकाश में था। उसने सोचा कि भारत को हम झुका लेंगे, भारत को हरा लेंगे, लेकिन भारत की सेना की ताकत नहीं जानते। भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है, मेक इन इंडिया है। यहाँ ब्रह्मोस है कि भारत में बैठे बैठे ही हम उनके कोई ठिकाने पाकिस्तान के किसी हिस्से में, चाहे उनका सेना का मुख्यालय हो, चाहे उनके एयरबेज हो, सबको तहस नहस करने, चाहे आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री हो, कितने बड़े बड़े आतंकवादियों को तबाह कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की बात कर रहे हैं, वो कोई गंभीर रोग से ग्रस्त हैं। एक बार फिर से ब्रह्मोस के लिए ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मोस के डर से तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थर-थर कांपते हैं। और ब्रह्मोस तो हमारे उत्तर प्रदेश की धरती में बन रहा है, तैयार हो रहा है लखनऊ के पास। ब्रह्मोस को लेकर के क्या कहना चाहिए केशव जी? क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर के अजरबैजान गए अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि भाई सुबह 4:30 बजे हमने सोचा था हम जवाब देंगे, लेकिन रात के वक्त ही ब्रह्मोस ने वो तबाही मचाई कि जिसका जवाब नहीं दे पाए। सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई। अब ये बात श्री राहुल गांधी जी को सुनना चाहिए, इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनना चाहिए कि भारत की सेना का शौर्य, भारत की सेना का गौरवशाली इतिहास और वर्तमान और भविष्य में भी जब भी कभी कोई ऐसी हरकत होगी, ये निर्णय भी है भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि अब एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे आतंकवादी हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और सर इसीलिए कहेंगे, पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, वहाँ आज ब्रह्मोस बन रही है, डिफेंस सेक्टर आ रहे हैं, खुद इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर उद्योग लग रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश एक अलग ही दिशा में, अलग ही पहचान पूरी दुनिया में बनाता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह कर रही है, उनके एयरपोर्टों को तबाह कर रही है, उनके सेना के मुख्यालय को तबाह कर रही है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के हमारे वीर सैनिकों ने, मैं तो आश्चर्यचकित मैं भी था कि कैसे मतलब सुदर्शन रूप यानी S-400 से लेकर के स्वदेशी जो तकनीकी से भारत ने तमाम ऐसी जो पाकिस्तान के पास भारत पर हमला करने की ताकत है उसको आकाश में ही नेस्त नाबूद कर दिया। उनके बड़े बड़े जो, चाहे वो चीन से, चाहे अमेरिका से, चाहे दुनिया के किसी देश से, चाहे लड़ाकू विमान उनके रहे हों, चाहे उनके ड्रोन रहे हों, चाहे उनकी मिसाइलें रही हों, चाहे उनके अन्य युद्ध हथियार रहे हों, सबको आकाश भारत की धरती पे गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। ये भारत की सेना पर गर्व है, उनके लिए ताली जरूर आप लोगों को बजाना चाहिए। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश का भी योगदान है। चलिए ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन की भी बात करें, चूंकि संगठन से आप आए और संगठन को लेकर के चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्षों का चयन हो गया है, मंडल के अध्यक्षों का चयन हो गया है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के बात कहाँ अटकी हुई है? चूंकि आप इस पार्टी तय कर लेगी, वो पार्टी का काम है। और जब जिला अध्यक्ष तय हो गए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय हो जाएंगे। ये पार्टी का एक अपना सिस्टम है और पार्टी की व्यवस्था है। जब देश के ऊपर संकट होता है, हमारी पार्टी में ये हर कार्यकर्ता के लिए सिद्धांत है कि अगर कोई सदस्य बनता है तो वो जान ले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर दल, फिर व्यक्ति है। बाकी दलों में पहले व्यक्ति, फिर उनकी पार्टी, फिर उनके लिए देश होता है। तो ये अंतर है। आज देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, अब उसके खिलाफ जब ऐसे कार्रवाई की तैयारी चल रही है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और विपक्ष अगर इतना नादानी करता है कि वो हर चीज़ चाहता है कि उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, तो रणनीति क्या रह गई? रणनीति हमारी सफल इसलिए हो गई कि जो चीज़ें सार्वजनिक करना चाहिए उसे हमने सार्वजनिक किया, और जो बातें जनता के बीच में जानी चाहिए, दुनिया में मैसेज होना चाहिए,
वह लगातार हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से लेकर के हमारी सेना की वह दोनों वीर हमारी जो बहनें थीं, कर्नल सोफिया और ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन लोगों ने लगातार प्रेस आप सबके माध्यम से पूरे देश को और दुनिया को जानकारी देने का काम किया। तो यह अपने आप में एक मैसेज था कि भारत कोई रणनीति बनाता है और उस रणनीति को सफल करता है। तो जब देश पर संकट है तो उस समय दल के बारे में नहीं सोचना है, उस समय केवल देश के बारे में सोचना है, देशवासियों के बारे में सोचना है। इसलिए पार्टी आगे की रणनीति जो बनाई है, मैं उसे, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन संगठन का संपूर्ण निर्णय समय अनुसार होगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात आपने की तो, लेकिन उनकी जाति तक पर बहुत सारी सियासत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटिया राजनीति है। इस प्रकार की जो देश की सेवा में लगा हुआ है, उनकी जाति और धर्म पूछना ये महापाप है। मैं यह मानता हूँ कि उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन सर, जब जाति की बात आ रही है, अब संगठन की बात, जो आपके घटक दल हैं, और अभी 6 महीने से ज़्यादा वक्त है यूपी पंचायत चुनाव को, लेकिन क्यों ये एकला चलो की राजनीति शुरू हो गई? जो अनुप्रिया पटेल हैं वो भी कह रही हैं कि वो अलग लड़ेंगी अपने सिंबल पर, और ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे हैं, संजय निषाद भी यही कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक हम लोग पंचायत चुनाव कभी कोई गठबंधन में लड़े नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर के किसी सहयोगी दल से हमारी बातचीत नहीं हुई। सर, पीडीए वर्सेज आप, तो आपने जातिगत जनगणना का फैसला ले लिया केंद्र सरकार ने, तो पीडीए के जो भरोसे अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में जुटे थे, उस पर आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कर दिया? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी था। उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, अपने परिवार को बढ़ाना, परिवार के लिए कमाना, परिवार को किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे अन्य कोई सदन हो, वहाँ उनको चुनवा करके भेजना, ये उनका एक सूत्रीय एजेंडा रहता था। अन्यथा मैं श्री अखिलेश यादव जी से सवाल करता हूँ कि 2012 में जब वह मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से लेकर के 2017 तक जिस पीडीए की बात करते थे, उस पीडीए के बारे में जवाब दें। जब सत्ता में थे तब तुम्हें पीडीए की याद नहीं आई, तब परिवार और गुंडे अपराधी माफिया याद आए। अब जब सत्ता से चले गए तो सत्ता पाने के लिए आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। जनता इतनी नादान नहीं है। नहीं केशव जी, लेकिन फिर भी रणनीति में कैसे बदलाव आया? कुछ महीनों पहले तक आप लोग कह रहे थे जातीय जनगणना होगी तो समाज में बिखराव हो सकता है, लेकिन फिर से नहीं, हमने या हमारे नेतृत्व ने कभी ये बात नहीं की। आप भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चाहे वह पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वह आदिवासी भाई बहन हो, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, और चाहे महिलाएं हों, उनको पर्याप्त स्थान और सम्मान और हिस्सेदारी देना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि समाज में अभी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनमें से कोई एक सरकारी क्षेत्र में एक चपरासी भी नहीं है। अगर उनको पढ़ाई नहीं होगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको कारोबार नहीं मिलेगा, उनको राजनीति में स्थान नहीं मिलेगा, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जातिवादी राजनीति, समाज को बांटने की राजनीति, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सबका साथ, सबका विकास करने के, जो पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने की राजनीति है। और जाति जनगणना से यह सब कुछ सामने आ जाएगा। इससे बेचैन हैं ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के लोग। उनको लगता है भाजपा सरकार ने ऐसा फैसला कैसे कर दिया, ये तो उनका मुख्य मुद्दा था, उनका मुद्दा छिन गया। तो इस कारण से वो सब बेचैन हैं। अभी तक यही दुष्प्रचार करते थे कि भाजपा जनगणना, अरे सत्ता में थे, कांग्रेस थी, सपा का समर्थन था, बसपा का समर्थन था, देश के और कई दलों का समर्थन था। उस समय जाति जनगणना की याद नहीं आई। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, तब जाति जनगणना की राहुल गांधी को भी याद आ गई, श्री अखिलेश यादव जी को भी याद आ गई। उस समय कहाँ सोए थे जब इनके समर्थन से उनकी मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार चल रही थी? उस समय सो रहे थे। ये ढोंगी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सच्ची देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करती है।
मैं इसी से जुड़ा सवाल का, कंपल्शन था ये कमिटमेंट था? कंपल्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी वजह से, हमारी प्रेशर की वजह से सरकार ने फैसला लिया। मैं इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूं सर क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 2 ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से बीजेपी अपने बल पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाई, एक संविधान को खतरा और जातिगत जनगणना। तो मेरा सवाल ये क्लियर होना चाहिए इस मंच से, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी मैसेज जाना चाहिए कि कंपल्शन था, ये कमिटमेंट था समाज में बराबरी के लिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, तीसरी बार वहां भाजपा की सरकार बनी। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 26 साल बाद वहाँ फिर से सरकार बनाने का काम किया। झारखंड में हम थोड़े अंतर से रह गए। मैं पहले ही बताया था कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने देश भर में दुष्प्रचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, आदिवासियों की विरोधी है, संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इस प्रकार के दुष्प्रचार के कारण से कुछ लोग भ्रमित हो गए, अन्यथा कांग्रेस की जो स्थिति 2019 में थी उससे भी खराब स्थिति 2024 में होती, और समाजवादी पार्टी तो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली थी, लेकिन इस दुष्प्रचार के सहारे उनको कुछ सीटें मिल गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस गठबंधन कई सीटें जीत गया था। हमारी सीटें उस लोकसभा में कम आई थी, लेकिन विधानसभा में हमें कितना प्रचंड बहुमत मिला। हरियाणा में भी हम 5 सीटें ही लोकसभा की जीत पाए थे, लेकिन विधानसभा में कितना बड़ा बहुमत हमें मिला। दिल्ली में तो खैर लोकसभा हम सभी जीते थे, लेकिन विधानसभा हम नहीं जीत पाते थे, विधानसभा भी जीते। अभी बिहार का चुनाव होने जा रहा है, आप विश्वास रखिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी बनने जा रही है। 26 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जैसे बनी है वैसे वहाँ भी बनने जा रही है। और 27 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि इनका झूठ, इनकी अफवाह, इनकी धोखेबाजी जनता के बीच में हम लोग ले गए हैं, और जहाँ जहाँ ले गए हैं उसका परिणाम देश के सामने है, आप सबके सामने है। और आने वाले समय में जो हमारा कमिटमेंट, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा है एकात्म मानववाद के दर्शन में कि अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में पड़ा हुआ है और कोई ऊपर खड़ा हुआ है, तो गड्ढे वाला व्यक्ति ऊपर कैसे आएगा? तो गड्ढे वाला व्यक्ति ऊपर तब आएगा जब जो ऊपर खड़ा है वो अपना हाथ नीचे झुकाए और जो नीचे है वो अपना हाथ ऊपर उठाए, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उसको बराबरी पर ला करके खड़ा करें। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उसको सरल भाषा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास शब्द दिया है। अगर देश में हम 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग बहुत आगे निकल जाए और 40 करोड़ लोग पीछे रह जाएं, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास दवाई का पैसा नहीं है, किसी के पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, किसी घर में बिजली नहीं लगी है, किसी घर में पीने का पानी नहीं है, तो ऐसी तमाम योजनाएं जिसका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास अर्थात सबका साथ गरीब का विकास, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजनरी लीडरशिप है उसका परिणाम है। हमारी सरकार केंद्र की जो है, प्रदेश की जो है डबल इंजन सरकार, ऐसे काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश जैसे प्रयागराज के लोगों से पूछिएगा 2014 और 17 से पहले का प्रयागराज और 2014 और 17 के बाद का प्रयागराज में कितना अंतर है, जमीन और आसमान के बीच का अंतर है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अभी मैं केवल प्रयागराज के लिए आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपने कॉन्क्लेव किया, इसका अभिनंदन है। लेकिन मैं यही कहता हूँ प्रयागवासियों की से कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन सर, जो 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है योगी सरकार ने, डबल इंजन सरकार लगातार काम भी करे, यूपी में निवेश भी बढ़ाए, और अगर भारत की बात करें तो हम तो चौथे नंबर पर आ गए हैं, और जाहिर सी बात है इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका भी रही है। लेकिन ये इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, सब पूरा होगा। कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारी सरकार को 8 साल हुए, हमने 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन
अतिरिक्त शुरू किया, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण हुआ है। अभी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और तीसरी अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, अर्थात गरीब भी अमीर बनेगा, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर महिला का सशक्तिकरण होगा, एक गांव भी शहर की तरह चमकेंगे। हम केवल स्मार्ट सिटी नहीं, हम स्मार्ट विलेज भी बनाने का काम करेंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, निवेश का माहौल बना है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में इन्वेस्टर समिट भी करने की उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं थी, वो दिल्ली में जाकर के करते थे। तो ये जब कानून व्यवस्था अच्छी है, वातावरण अच्छा है, उपभोक्ता हमारे पास पर्याप्त हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को ऐसा ही मिल रहा है जैसे उनको देश के हर राज्य को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को विशेष उनका स्नेह रहता है। और अनेक बड़े बड़े निवेश, भारी भरकम निवेश, आज आप उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से सहारनपुर तक जाना चाहें तो आपको ये नहीं सोचना, चाहे आप रेल मार्ग से जाएं, चाहे हवाई मार्ग से जाएं, चाहे सड़क मार्ग से जाएं, चारों व्यवस्थाएं चुस्त, वाटरवे, अब हमारा जलमार्ग भी अब तैयार हो रहा है, तो चारों व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश आज विकास के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त स्थान है हिंदुस्तान के अंदर, और उपयुक्त स्थान होने के कारण ये भारी भरकम निवेश आ रहा है। हमारे यहाँ डिफेंस कॉरिडोर है, डिफेंस की इंडस्ट्रियाँ जैसे ब्रह्मोस तो बन ही रही है, और भी कानपुर हो, चित्रकूट हो, झांसी हो, अलीगढ़ हो, ये सारे क्षेत्र डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज प्रयागराज एक बड़ा सेंटर बड़े सेंटर के रूप में उभरा है और पर्यटन की दृष्टिकोण से हम पूरे देश के अंदर नंबर 1 के स्थान पर लगातार बने हुए हैं। उसमें बड़ा कारण प्रयागराज का महाकुंभ भी है, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो जाना भी है, बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनना भी है, माता विंध्यवासिनी का धाम का बन जाना, चित्रकूट धाम का बन जाना, ऐसे हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका हमने विकास किया। अब जब विकास किया तो इससे विपक्ष को परेशानी होती है। जब विपक्ष को परेशानी होती है तो उनकी परेशानी के पीछे मैं समझ सकता हूं कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर वो रोजगार देखें तो प्रयाग में छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, यहाँ पे जिसकी जितनी क्षमता थी उससे 1000 गुना ज़्यादा कमाई एक केवल प्रयागराज के कुंभ के आधार पर हुई। सर, आपने विकास की बात की, उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है 2027 कैसे जीतेंगे? क्योंकि हम प्रयागराज में मौजूद हैं, आध्यात्म की नगरी है, शिक्षा की नगरी है और राजनीति की भी नगरी है जहां से आप आते हैं। 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे, अर्थात फिर 300 पार। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, जनता तैयार बैठी है इनको सबक सिखाने के लिए। 2024 में जो झूठ बोल करके लोकसभा की कुछ सीटें हथियाने में कामयाब हो गए हैं, उसका पूरा ब्याज के साथ हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में चुकता करेगी। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी 2047 अर्थात विकसित भारत बनने तक डबल इंजन की सरकार देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। लेकिन वो तो सपना देख रहे हैं 2027 में हम आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा वो तो 2017 में भी नहीं जा रहे थे, गए कि नहीं गए? 2022 में आ रहे थे, आए क्या? वो 2027 के लिए भी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पूरा परिवार सैफ ही जाएगा। निवेश का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो निवेश की भूमि भी बन गया है। यहां पर पहला इन्वेस्टर समिट हुआ तो 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, फिर 2023 में किया तो 10 गुना बढ़ गया, 40 लाख करोड़। आखिर ये कैसा हुआ? लेकिन अब प्लानिंग क्या चल रही है? एक और इन्वेस्टर समिट की जीआईएस की किया जाएगा, उसके लिए चर्चा चल रही है। जब उसकी तिथि घोषित होगी तो उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। लेकिन सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में कोई आना चाहता है तो आज वो ये नहीं सोच सकता है कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ की, चाहे आप समझिए कि हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी हो, चाहे हमारी फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी हो, चाहे हमारी डिफेंस सेक्टर की पॉलिसी हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिकल सेक्टर की पॉलिसी हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पॉलिसी बनाई है। और देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर हमारी सारा इंफ्रा तैयार है,
कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, पावर कट से मुक्ति है। तो यह सारी चीज़ें उपलब्ध होने के कारण से इतना भारी भरकम निवेश आ रहा है और लगातार देश के ही नहीं दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आपने धार्मिक स्थलों के विकास की बात की और एक धार्मिक और स्थल है बांके बिहारी मंदिर, जिसका विकास की योजना जो है वो तस्वीर तो दिखाई दे रही थी बजट से ही, उस पर आप लोग आगे बढ़े हैं, हाई कोर्ट से भी, कोर्ट से भी आप लोगों को मंजूरी मिली उस पर, लेकिन अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं कि आप आध्यात्मिक जगहों पर भी मुनाफा ढूंढ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को विशेष तौर से किसी मंदिर के बारे में, किसी तीर्थ स्थल के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया होता तो शायद सत्ता में उनकी 17 में दोबारा वापसी होती और हम लोग सत्ता में नहीं आते। और अगर उनके कार्य से कोई लोग प्रभावित हुए होते तो वो 19 जीतते, 22 जीतते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी केवल एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट करते रहते हैं और वो ट्वीट करने से राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, दिन रात परिश्रम करता है और उस परिश्रम का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रह करके भी सेवा की जो भावना है उसको भूले बगैर लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, अर्थात विकसित भारत बनाए बगैर हम कार्यकर्ता जितने भी हैं उनको विश्राम नहीं लेना है। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा कि मंदिरों के बारे में, तीर्थ स्थलों के बारे में वो टिप्पणी न करें और भ्रष्टाचार उनके विचारधारा में होगा, उनकी पार्टी में होगा, उनके लोगों में होगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त तीर्थ स्थल बना करके उनका विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। सर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि अब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लोगों को जागरूक भी करता रहता है और सोशल मीडिया के जरिए मुझसे सवाल लोग पूछते हैं कि भाई कोरोना को लेकर के सरकार कितनी तैयार है। कोरोना बढ़ रहा है कुछ जगहों पर, इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपके मुख से कि कितनी तैयार है सरकार। पहले तो मैं सभी को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से कहना चाहूँगा, तो पहले तो इस बार के कोरोना का जो वेरिएंट है उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का फुल्का है। लेकिन सरकार की पूरी चुस्त दुरुस्त तैयारी है। कोई भी चुनौती आएगी उस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं और कोरोना के कारण से अब कोई हानि ना होने पाए। कोरोना ही नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी महामारी के संकट से भारत अब निपट सकता है, या कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करके कोरोना वैक्सीन बना करके, और दुनिया में भारत ने अपना एक जो आस्थान बनाने का काम किया है कि हम किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं हैं। हम किसी भी मामले में दुनिया पर केवल निर्भर नहीं है, हम दुनिया की मदद करने वाले भारत बन करके तैयार हुए हैं। हम पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मांगने वाले भारत नहीं है। हम परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, हर क्षेत्र में शोध करते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, वो सब अलग अलग प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हैं और वो उपलब्धियों को देख करके दुनिया चक्काचौंध है। इसीलिए जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो भारत की बढ़ती हुई इस ताकत को देख करके घबराई हुई हैं, सहन नहीं कर पा रही। उनको लगता है भारत इस तेज़ी से अगर विकास कर रहा है, भारत इस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु भी बनेगा, दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था भी बनेगा। चाहे सामरिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। गौरव संगम गौरव सम्मान के मंच को आपने बहुत बेहतर तरीके से सजाया अपनी उपस्थिति से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। अब आप बैठे रहिए, मैं इनवाइट करना चाहूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा जी को और हमारे जो सहयोगी हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है, और उनको हम सम्मानित करना चाहेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के हाथों हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी विनायक ग्रुप के संजीव अग्रवाल जी को। आप आए मंच पर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी
अमित पाल शर्मा जी को, आप मंच पर आएं। अमित पाल शर्मा जी कृपया आप मंच पे आएं। तो जोरदार तालियों से स्वागत भी करें, और क्योंकि सम्मानित किया जा रहा है उप मुख्यमंत्री द्वारा, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी होटल रामा कॉन्टिनेंटल रामजी अग्रही जी को। जिस होटल में ये कार्यक्रम रखा गया है, रामजी अग्रही जी को मैंने इनवाइट किया। अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी एएसएम डेवलपर्स को में रजनीश तिवारी जी को, प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं बुलवाना चाहूंगी अक्षरा ऑटोटेक एलएलपी डायरेक्टर अंकुर गुप्ता जी को, प्लीज आप मंच पर आएं। तो स्किन कम्युनिकेशन में बुलाना चाहूंगी तो आरपी मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। सिटीजन हाउसिंग को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आइए मंच पर। निशिता वर्मा जी प्लीज मंच पर आएं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज श्री शशिकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। अब मैं चाहूँगी कि धन्यवाद किया जाए और एडिटर रमेश चंद्रा जी जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को धन्यवाद भी कर रहे हैं, और उन्होंने जो बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और बताया कि हिंदुस्तान कैसे आगे अर्थव्यवस्था के मामले में भी बहुत जल्दी नंबर 1 होगा, आगे की क्या रणनीति है, पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा, महाकुंभ को लेकर, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम जो सवालों के जवाब थे वो उप मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं।